नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के पास। ओवर टू यू ब्रजमोहन जी। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ फेसबुक के बिहार पेज पे भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। आप सबको पता है कि बिहार की क्या स्थिति है, पूरे देश की क्या स्थिति है और जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, सबकी नजर इस बात पे है कि एक एक मिनट किस तरह से लोगों के सेहत को संभाला जाए, लोगों की जिंदगी को किस तरह से बचाया जाए। तो इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंगल पांडे जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इनके ऊपर है, पूरे भारत की नजर इनके ऊपर है। 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, किस तरह से बचा रहे लोगों को और कितना बड़ा ये टास्क है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह जो बीमारी है उसने पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर एक संकट की स्थिति पैदा की, बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है और पूरा दुनिया, पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है। और खास करके जो अभी दूसरी लहर आई है जी, इस दूसरे लहर ने अपने देश को बहुत परेशान किया है, यह हम सब लोगों ने देखा है। और अभी पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है। हालांकि विगत कुछ दिनों से देश में जो एक्टिव केसेज है उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन हमारे लिए भी ये चुनौती है। बिहार की भी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आज भी लगभग 6000 एक्टिव केस डेली नए आ रहे हैं। यह संख्या बड़ी होती है और इस चुनौती का सामना हम बहुत डट के कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में एक दिन में 15,500 केस तक गया और 1,15,000 कुल एक्टिव केस हो गए थे। तो अचानक से किसी एक बीमारी में इतना मरीज सामने जब आ जाता है कुछ दिनों में, तो वह चुनौती बन जाती है। और पूरा देश, हमारे राज्य के सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, ब्रिजभूषण जी, ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। और बीमारी और महामारी में अंतर होता है। बीमारी जो होती है उसके सामना करने के लिए तंत्र तैयार रहता है और महामारी जो होती है वह अचानक बड़ी संख्या में लोगों को अपने प्रभाव में लेती है। तो निश्चित रूप से सिस्टम पे असर आता है। फिर भी हम सब लोगों ने पूरा डट के मुकाबला किया है, कर रहे हैं और हर परिस्थितियों से जूझते हुए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। और इस विश्वास के साथ कि जैसे पिछले साल बिहार में हम लोगों ने कोरोना को पराजित किया था, इस साल भी करेंगे। आपने कहा कि जो सक्रिय मामले हैं वो कम हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मास्क हटा रहा हूं क्योंकि हम लोग एक डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। सक्रिय मामले घट रहे हैं, लेकिन जो फैटिलिटी रेट हम देख रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो भागलपुर से हो, दरभंगा से हो, गया से हो, मुजफ्फरपुर से हो, फैटिलिटी रेट कम नहीं हो रही है। लोग काफी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोगों की जान जा रही है। मैंने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं अस्पतालों से कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या हम इस हालात के लिए तैयार नहीं थे, इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे? नहीं ब्रिजभूषण जी, मुझे एक एक दिन की कहानी बहुत साफ तौर पे याद है जो बीते हैं दिन। एक भी हॉस्पिटल का बेड बता दीजिए आप जहां किसी ने कहा हो कि ऑक्सीजन इस मरीज को नहीं मिला। आप सब लोगों के समाचार में यह जरूर चलता रहा कि ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, इतने घंटे का ऑक्सीजन है, लेकिन किसी भी अस्पताल में हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी और हर जगह ऑक्सीजन समय से पहुंचा। आज तो खैर जब मरीज की संख्या कम है तो लोड भी कम हो गया है, लेकिन जिस वक्त लोड बढ़ा था उस वक्त भी 230 मैट्रिक टन तक की जरूरत पड़ी। तो उस ऑक्सीजन की आपूर्ति हमने अस्पतालों में करवाई थी और हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचा था। अभी अपना डिमांड कितना है और सप्लाई कितना मिल रहा है? अगर लोगों के हिसाब से हम जानना चाहें तो हमारे पास आपूर्ति कितनी हो रही है अभी? देखिए, आपको बताऊं, सबसे पहले भारत सरकार से 194 मैट्रिक टन का एलोकेशन हुआ, बाद में बढ़ के वो 214 मैट्रिक टन हुआ। आज के तारीख में 274 मैट्रिक टन का एलोकेशन हुआ है
और जब कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ गई थी और 1,15,000 टोटल एक्टिव केस हो गए थे, उस वक्त बिहार में लगभग 200-210 मैट्रिक टन की जरूरत हो गई थी। और ये जो गैस उपलब्ध होता है उसमें से 40 एमटी के लगभग 40 से 43 एमटी के बीच में हम अपने यहाँ राज्य में उसका हवा से प्रोडक्शन करते हैं। बाकी जो ऑक्सीजन का एलोकेशन हुआ है वहां से ट्रांसपोर्ट करके हम लोग मंगाते हैं। तो हम लोगों ने 210 मैट्रिक टन तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो एक दिन में मंगाया। आज की तारीख में हम 130-40 मैट्रिक टन मंगा रहे हैं, चूंकि इतनी ही जरूरत पड़ रही है। मतलब ऑक्सीजन के मामले में हम डेफिसिट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो अब तो बहुत सारी हमने तैयारी कर ली है। आपको भी मालूम होगा कि क्रायोजेनिक टैंक सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं। पीएसए प्लांट्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे सभी 9 मेडिकल कॉलेज में पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी हम लोग पीएसए प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब 1 से 3 महीने के अंदर आपको दिख जाएंगी। लेकिन अभी ही जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ सामना किया और लोगों को सुविधाएं पहुंचाई। राज्य के अंदर जो ऑक्सीजन को रिफिल करने का प्लांट होता है, उस रिफिल करने के प्लांट की संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ाया है और वो लगभग 20 तक हम लोग लेके चले गए हैं। तो और उसको बढ़ा रहे हैं। तो हर तरीके से तैयारी की जा रही है। इस बार जो शिकायत ये मिल रही है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से हो या मीडिया के जरिए हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो काफी लेट से हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी इसका उल्लेख किया था कि एक हफ्ते के बाद टेस्ट का नतीजा आ रहा है, जिस वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। अभी क्या स्थिति है? आप लोग टेस्ट कितना कर पा रहे हैं पर डे, और क्या आरटीपीसीआर टेस्ट करने में सक्षम है आप लोग पूरी तरह से? देखिए, कल ही मैंने रिव्यू किया सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स का, और कल रात को मैं लगभग 9:30-10 बजे तक रिव्यू कर रहा था। एक मेडिकल कॉलेज से बात किया और सभी मेडिकल कॉलेज से ये स्पष्ट रूप से मुझे जानकारी मिली। मेरा ये प्रश्न ही था, तो सबका जवाब था कि 24 घंटे के अंदर सब डेटा अपलोड कर रहे हैं। कल 18 तारीख था, और कल 18 तारीख को जब मैं बात कर रहा था तो 17 तारीख तक के सारे जो सैंपल्स थे उसके डेटा अपलोड हो चुके थे, और ये 24 घंटे के अंदर अपलोड हो रहा है। बीच में जब नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़े थे उस वक्त जरूर ये कठिनाई आई थी, जिसकी चर्चा आपने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर हम लोगों का ध्यान दिलाया था, और स्वास्थ्य विभाग ने उस पर कार्रवाई की थी, और फिर हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया था। अपोजिशन का लगातार ये रहता है कि सरकार नंबर्स को कम करके दिखा रही है, डाटा को शो नहीं कर रही है सरकार। पता नहीं उनके पास कहां से नंबर आता है। हम लोग तो काम जो करते हैं, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम से ही सारी चीजें जनरेट होती हैं। इस राज्य के अंदर 38 जिले हैं, 534 ब्लॉक्स हैं, 101 सब डिवीजन है, 534 हमारे पीएससी है, 36 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके नीचे हमारे 1300 करीब एपीएससीज हैं। डेटा तो उन जगहों से जनरेट होता है, कोई एक जगह से जनरेट होता नहीं। तो कैसे कोई गलत कर सकता है और गड़बड़ी कैसे हो सकती है? डेटा सब मिलके एक जगह इकट्ठा कंपाइल होता है, तब वो डेटा बनता है। अब विपक्ष को कुछ भी बोलना है तो बोले, वो उनका आंकड़ा क्या है वही बता दे। जो सिस्टम से काम होता है वो डेटा डेली अपलोड होता है। देखिए, शहर की हमने बात की, हम थोड़ा ग्रामीण जो बिहार है उधर भी थोड़ा फोकस अपना ले चलते हैं। जो रिपोर्टें हमने देखी हैं मंगल पांडे जी, लास्ट मीटिंग में भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था उसमें भी सवाल उठाया था कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसकी हालत अच्छी नहीं है। कल भी आप लोगों ने भी चर्चा की, शायद मीटिंग में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने भी इस बात की चर्चा की कि हमें इसको इम्प्रूव करना है। अभी क्या स्थिति है? अगर पूरे बिहार को अगर देखें, एक सरसरी नजर से हम देखें, क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत जगह से रिपोर्ट ये मिल रहा है कि लोगों ने हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हॉस्पिटल में खाने पीने का सामान रखा हुआ है, कई जगहों पे जानवर बंध रहे हैं। ये पूरे बिहार का ये तस्वीर उभर के आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हॉस्पिटल में कहीं जानवर बांधे में तस्वीर हो तो आप दिखा दीजिए। हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको। आप दिखाऊंगा मैं आपको। यदि आप दिखाते तो मैं जवाब देता। किसी भी पीएससी पे, हाँ, किसी भी पीएससी पे ऐसी व्यवस्था नहीं जैसे आप चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप
आपके चैनल के माध्यम से अच्छी बातें बाहर जानी चाहिए, जो सही बातें बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो जाएगी। सही बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको क्योंकि नहीं, मैं भी कंसर्न हूं, मैं भी कंसर्न हूं। जी, एक भी पीएससी पे जैसे आप बता रहे हैं ऐसी तस्वीरें नहीं है, और एक पीएससी पे बिहार में एवरेज आज 10,000 पेशेंट जाता है। यदि आप ऐसी तस्वीर जैसा आप कह रहे हैं ऐसा होता तो 10,000 मरीज कैसे जाता उन अस्पतालों में? औसतन 300 मरीज रोज दिखाने क्यों जाते हो वैसे मैंने अस्पताल? कुछ जिलों में कुछ जगहों पे ये चेक करवाया, आपको मैं जरूर दूंगा सूचना। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल सूचना के आधार पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं। हाँ, मैं आपको जगह का डेटा भी बताऊंगा कि कहाँ इस तरह की तस्वीरें मेरे आई पास हमारे ऐसी सूचना नहीं। हाँ, कहाँ आई है। और जो एपीएससी की बात है, एपीएससी को भी आप कैसे रिफॉर्म करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में है, आयुष्मान भारत की योजना जी। और उस आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हमारे एपीएससी हैं या एचएससी हेल्थ सब सेंटर से, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हमको अपग्रेड करना है, और वहां करीब 14 प्रकार की विशेष सुविधाएं लोगों तक मुहैया करानी है। और इसके लिए 2 साल पहले से अपने राज्य के अंदर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने का काम शुरू हो गया, हमारे एपीएससी के अंदर, एचएससी के अंदर, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना के वहां पे सुविधाओं का विस्तार करना। और आगे आने वाले समय में महत्वाकांक्षी योजना ये है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कि देश और इस राज्य के अंदर में जो हमारे ऐसे एपीएससी हैं उन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाएं। हम सब लोगों ने भी राज्य के अंदर अगले 5 वर्षों में इन सभी एपीएससी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करने का खाका तैयार कर लिया है। ऑलरेडी इस राज्य के अंदर करीब 700 से अधिक एपीएससी को हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप भी कर दिया है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस चीज को लेकर केंद्र की तरफ से भी कल प्रधानमंत्री जी ने तमाम डीएम से बात की है। सवाल ये उठता है कि जो वेंटिलेटर्स भेजे गए, आपके बिहार में भी आया, बाकी स्टेट में भी गया। आप लोग तो गठबंधन की सरकार यहां चलाते हैं, बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार है। यहां वेंटिलेटर की क्या स्थिति है जो पीएम केयर फंड की तरफ से आया है बिहार के पास? क्या उसका कोई डाटा है आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आया है वो लगभग 570 के करीब। इन सभी वेंटिलेटर्स को हम सब लोगों ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भेजा है, और जो हमारे जिला सदर अस्पताल हैं तो वहां पर इन वेंटिलेटर्स को हम लोगों ने भेजा है। राज्य के अंदर कुल 959 वेंटिलेटर, सरकारी आंकड़ा में दे रहा हूं। हाँ, वही पूछ रहा हूं। कुल 959 वेंटिलेटर से, और साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो पीएम केयर फंड का आया है, ये आप सब लोग को मालूम है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर ये सारे कुछ आए हैं। तो इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वेंटिलेटर का रोल है, और हम सब लोगों ने बड़ी संख्या में भारत सरकार से सहयोग लेके इसको अस्पतालों तक पहुंचाया, इसका इंस्टॉलेशन कराया। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि इसमें से चलते कितने हैं? बिल्कुल ये सवाल है। नहीं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। तो जो 959 वेंटिलेटर्स हैं, इसमें से करीब 700 से अधिक वेंटिलेटर हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में है, जो सभी चल रहे हैं। सभी जगहों पे हमारे चिकित्सक हैं और आईसीयूज के अंदर इनका यूज किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो जिला के अंदर हमने वेंटिलेटर्स को भेजा है, उन वेंटिलेटरों में से 13 जिलों में ये वेंटिलेटर चलाए जा रहे हैं। लगभग 223 की वो संख्या है। और इन 13 जिलों के अतिरिक्त इन 13 जिलों के अतिरिक्त जिन जिलों में वेंटिलेटर गए, वहां पर एनेस्थेटिस्ट की यदि उपलब्धता नहीं थी, तो वहां पे हम सरकार ने निर्णय किया कि आज लोगों का जान बचाना जरूरी है, और सरकार के पास कोई यंत्र, मशीन, उपकरण है जिससे हम लोगों का जान बचा सकते हैं, और मानव बल कहीं दूसरे जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो हम लोगों ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वो मशीन हम देंगे, उसके बदले में 2000 रुपया कम जनता को पैसा उस अस्पताल को देना होगा, और अस्पताल कम पैसा लेगा, लोगों का हम जान बचाएंगे। ये कहीं ना कहीं से जानकारी चली लोगों को कि टेक्नीशियन से चलता है वेंटिलेटर,
मैं आपको स्पष्ट करूं, टेक्नीशियन वेंटिलेटर नहीं चलाते हैं, टेक्नीशियन सपोर्ट करते हैं, वो सहायक होते हैं, सहायता देते हैं। वास्तव में वेंटिलेटर चलाने का जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है वह हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, और उनको सहयोग करता है टेक्नीशियन। तो राज्य में एनेस्थेटिस्ट की कमी है। पिछले 1 साल में जब उपकरण आए तो स्वाभाविक रूप से हमको एनेस्थेटिस्ट की भी जरूरत थे। हमने विज्ञापन निकाले और जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, लेकिन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद भी हमारे पास अभी आज की तारीख में जो सेवा दे रहे लोग हैं उनकी संख्या 77 की है। एनेस्थेटिक्स की? हाँ, नहीं, अभी जो हमने नियुक्ति की, पूर्व से जो एनेस्थेटिक्स हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है, बाकी जगहों पर है, वो तो है, लेकिन इधर जब हमारे उपकरण बढ़े तो एनेस्थेटिस्ट भी बढ़ने थे। तो हमने फिर उसके बाद दोबारा भी विज्ञापन अभी भी निकाला हुआ है बीटीएससी के माध्यम से। इस बीच में हमने यह भी विज्ञापित किया कि यदि कोई एनेस्थेटिस्ट हमको सेवा दे तो विशेष परिस्थिति में हम 1.5 लाख रुपया महीना देके भी उनकी सेवा लेने को तैयार हैं। तो उस क्रम में कुछ जिलों में हमको एनेस्थेटिस्ट मिले और हमने उन जिलों में उनके सहायता से, उनके सहयोग से इन उपकरणों को चालू किया। जिन जिलों में एनेस्थेटिस्ट नहीं मिले, मैं उन जिलों में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने ये दिया उपकरण ताकि लोगों का जान बचे और उसका लाभ भी मिला। आज भी मैं समझता हूं कि कुछ वेंटिलेटर्स हमारे जिले में पड़े होंगे जो अभी एनेस्थेटिस्ट की कमी के कारण नहीं चल पा रहे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अपील करता हूं, शायद कुछ चिकित्सक भी हमारी बातों को सुन रहे होंगे, तो मैं अपने चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूं कि जो एनेस्थेसिया के अपील करिए। हमारे पास डॉक्टर्स की भी कमी है बिहार में, अच्छे डॉक्टर्स मिले, अच्छे एनेस्थेटिक्स मिले, जो लोग काम करना चाहें बिहार सरकार के साथ। मेरे शब्दों में कहने दीजिए। हाँ, कहिए आप। मैं चिकित्सकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि जो एनेस्थेटिस्ट हैं, आज राज्य सरकार के संस्थानों में एनेस्थेटिस्ट की जरूरत है। हम बार बार विज्ञापन दे रहे हैं, बीटीएससी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो नियमित नियुक्ति के लिए भी हमने आग्रह किया और संविदा पर भी हम आग्रह कर रहे हैं, और संविदा पर हम 1.5 लाख रुपया भी देने को तैयार हैं, सरकार की तरफ से मान दे। तो आप आके यदि आज सरकार को सहयोग करेंगे तो हम लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक कठिनाई हुई है और उस कठिनाई में जब तक हमको एनेस्थेटिस्ट की उपलब्धता नहीं होती है तो ये कठिनाई रहेगी। तो जितने आपने कहा कि कुछ वेंटिलेटर्स हैं, मतलब डाटा आपने जरूर मंगा लिया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा काफी दिनों से साथ रहते हुए डाटा याद करना पड़ता है। काफी बिल्कुल, डाटा तो मैं पूछूंगा आपसे, काफी सारी चीजें पूछूंगा। आपके पास कितने अभी आईसीयू बेड है पूरे बिहार में? अगर देखें, लोग जानना चाहेंगे कि सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं आपके पास अभी? देखिए, मैंने कहा कि 959 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। इसमें से मैं मानता हूं कि अभी जो एनेस्थेटिस्ट की कमी के कारण वेंटिलेटर्स नहीं चल पा रहे हैं, तो उनकी संख्या 70-80 हो सकती है। हाँ। तो लगभग आज राज्य के अंदर में जो आईसीयू के बेड सरकारी अस्पतालों में हैं, वो करीब 850 तो ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। इसके अलावे बाईपैप मशीन होता है और उस बाईपैप मशीन का उपयोग हम लोग ठीक वेंटिलेटर के पहले करते हैं, और बाईपैप मशीन की जो संख्या राज्य में है आज 1209 उपलब्ध है। इसमें से 1150 बाईपैप जिलों में अस्पतालों में भेजे गए जिनका डीसीएससी तक उपयोग हो रहा है, और इस उपकरण का भी उपयोग जिस बेड पे होता है उसको भी आईसीयू बेड की तरह माना जाता है। तो कुल मिला के जो सरकारी अस्पतालों में आज वेंट पे और बाईपैप को मिला के सुविधाएं दी जा रही हैं, वो लगभग 2020-2030 के आसपास ये संख्या है। इसके अलावा जो आपने प्राइवेट की चर्चा की, तो प्राइवेट का एक्यूरेट संख्या तो लगातार घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि किसी हॉस्पिटल ने नया मशीन खरीदा, वेंटिलेटर खरीदा, बाईपैप खरीदा, तो वो फिर संख्या जो है बढ़ जाता है। कहीं कोई मशीन खराब हुई तो घट जाता है। मंगल पांडे जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं। लगातार लोग ये चर्चा करते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है बिहार में। कितने डॉक्टर्स की कमी है? अगर पूरे बिहार की बात करें, आप लगातार विज्ञापन भी निकालते रहते हैं, अभी क्या स्थिति है पूरे बिहार की? नहीं, मैं पहले कहूं, विज्ञापन निकालते नहीं रहते। विज्ञापन इसलिए निकालते हैं कि उसकी आवश्यकता हमारे राज्य को है। हाँ। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार तैयार है। उन चिकित्सकों का सैलरी देने के लिए हम तैयार हैं, और अभी भी हमको विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सकों के लगभग
6000 पद खाली हैं, जिसके लिए हमने विज्ञापित किया हुआ है। और इसके अलावा 3270 आयुष चिकित्सकों का भी विज्ञापन हमने बीटीएससी से निकाला हुआ है। बिल्कुल, तो कुल मिला के स्थिति यही है कि बिहार कोरोना के बिल्कुल अभी बीचों बीच हम लोग हैं। ये नहीं कह सकते कि हम लोग अभी पीक क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं, नंबर्स एक अच्छे संकेत दे रहे हैं। पहले के मुकाबले एक्टिव केसेस कम हुए हैं। जाहिर है कि ये लड़ाई अभी काफी लंबी चलेगी। केंद्र की तरफ से भी इशारा किया गया है कि थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, चुनौती काफी बड़ी है। बिहार सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो लगातार मिलता रहे। वेंटिलेटर जो पड़े हुए थे कुछ जगहों पे, उसको भी शुरू किया जाए। जो डॉक्टर्स है उनकी भर्ती भी किया जाए। और एक जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि एनेस्थेटिक्स की भी भर्ती होनी चाहिए, जिससे हमारा जो वेंटिलेटर है वो ठीक से चल पड़ेगा। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग बीच लड़ाई में, एक तरह से युद्ध के मैदान में, एक तरह से पूरा देश। तो हमारे साथ मंगल पांडे जुड़े हुए थे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत ही एक मुश्किल समय में हमारे लिए समय निकाला। काफी बिजी इनका शेड्यूल रहता है, दिन भर लगातार स्टेट से जानकारी लेनी पड़ती है, फिर फीडबैक देना होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग बिहार और झारखंड के फेसबुक पेज के भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंगल पांडे जी, नमस्कार।